आज रिया चक्रवर्ती का चेहरा देखने लायक था। आज की 9 घंटे की पूछताछ उस पर बहुत भारी थी और रिया का चेहरा बता रहा था कि मामला बहुत गड़बड़ है, मतलब कभी भी गिरफ्तारी हो सकती है। लेकिन ये सारे संदिग्ध रिपब्लिक भारत के पीछे हाथ धोकर पड़े हैं। हम पर हर कोई हमला कर रहा है। आज रिया के घर पर रिपब्लिक भारत से बदसलूकी की गई। सवाल पूछने पर रिया ने रिपोर्टर को धक्का मारा। सुशांत केस के आरोपी नंबर 1 को आखिर सवाल पूछने पर गुस्सा क्यों आ रहा है? रिया के भाई शौविक ने भी महिला रिपोर्टर को धक्का दिया। लेकिन रिया, शौविक और मुंबई पुलिस ये समझ ले कि हम झुकने वाले नहीं हैं और डरने वाले भी नहीं हैं। हम रिया गैंग से सवाल पूछते रहेंगे और हमें सवाल पूछने से कोई रोक भी नहीं सकता। यह हमारा संवैधानिक अधिकार है और हम लगातार सवाल करते रहेंगे। यहां स्क्रिप्टेड सवाल नहीं होते हैं, चुभने वाले सवाल होते हैं। और ऐसे ही आज ड्रग माफिया से मैंने सवाल पूछा तो उसने भी धक्का मुक्की की। इन लोगों के दिमाग में एक बात क्यों नहीं जाती है कि हम रुकने वाले नहीं हैं। लेकिन रिया की पुलिस से बहुत गहरी दोस्ती है। रिया के पुलिस स्टेशन जाते ही पुलिस पलके बिछाए स्वागत के लिए खड़ी हो जाती है। रिया कुर्सी पर बैठी रहती है तो पुलिसकर्मी खड़े हो जाते हैं। रिया को लग रहा है कि मुंबई की मट्ठा पुलिस से कहकर वो हमें फांसी पर लटकवा देगी, तो लटका दो। सुशांत के मर्डर के सारे गुनाहगार बच जाएंगे और हम फांसी पर लटक जाएंगे। और मीर जाफर को तो आप जानते होंगे, वही गद्दार जिसकी वजह से अंग्रेज भारत में कदम जमा सके थे। लेकिन सुशांत के घर में भी ऐसे बहुत सारे मीर जाफर थे। 14 जून को सुशांत के घर में मौजूद 3 लोग, दीपेश, सिद्धार्थ पिठानी और नीरज, सुशांत का दरवाजा खुलवाने की यह कोशिश कर रहे थे। चाबी वाले को भी बुला रहे थे और इन्होंने कहा है कि ये तीनों बहुत परेशान थे। लेकिन उसी समय दीपेश व्हाट्सएप पर बिजनेस डील कर रहा था। और ये कैसे हो सकता है? ये तभी हो सकता है जब सुशांत का मर्डर हुआ हो तो अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए कोई व्हाट्सएप पर चैट करने लगा हो, मतलब डील करने लगा हो कि जब फंसेंगे तो सबूत होगा ना हमारे पास कि देखो हमें तो कुछ पता ही नहीं था, हम तो डील करने में व्यस्त थे। आप सोचिए, सुशांत की बातें रिकॉर्ड की जा रही थी और समय भी देखिए 10:30 से 11 बजे का समय, जब ये दरवाजा खोलने के लिए परेशान थे, उसी समय ये डीलिंग कर रहे थे। क्या हो सकता है ऐसा कि एक हाथ में दीपेश तनाव में सुशांत के दरवाजा खुलवाने की कोशिश कर रहा था एक हाथ से, और दूसरे हाथ से व्हाट्सएप चैट कर रहा था? तब मैं इन सबसे कहता हूं कि आज पकड़े गए हो। अच्छा यही होगा कि सीबीआई के सामने सब सच उगल दो। सुशांत पर कौन कर रहा था जासूसी? सुशांत की बातें कौन कर रहा था रिकॉर्ड? सुशांत की बिजनेस डील पर किसकी नजर? सुशांत के घर में मौजूद था जयचंद। सुशांत सिंह राजपूत केस में रोज नए खुलासे हो रहे हैं। सुशांत के डिप्रेशन में होने की थ्योरी बेनकाब हो चुकी है। रिपब्लिक भारत के हाथ कुछ ऐसे सबूत लगे हैं जिनसे इस बात का खुलासा हुआ है कि सुशांत के घर में उनकी जासूसी की जा रही थी। यहां तक कि सुशांत की बातें भी रिकॉर्ड की जा रही थी। सुशांत की तरफ से की जा रही बिजनेस डील पर भी नजर रखी जा रही थी। सुशांत के घर में एक बैठक का ऑडियो सामने आया है जिसमें रिया सुशांत के पैसों को कैसे मैनेज किया जाए इसकी बात कर रही है और बता रही कि सुशांत को कितने पैसे एफडी और कितने पैसे खाते में रखने चाहिए। For example, tomorrow I am not there, or Shruti is not there, or Miranda is not there, and there are newer people who are just there.
If someone gets his card, so firstly, the first thing I told them is to start making everything in FDs, Right. which is why they must have called you frantically. Right, As they right, just yeah. put all his money in FDs, so in the card there should not be more than 10-15 lakhs at any given point. रिया आखिर क्यों सुशांत के पैसों को मैनेज करने की बात कर रही थी और कौन था सुशांत के घर में मौजूद वो जयचंद जो सारी बातें रिकॉर्ड कर रहा था? क्योंकि इससे साफ हो जाता है कि सुशांत की जासूसी की जा रही थी। सबसे बड़ी हैरान करने वाली बात जो सामने आई है वो ये कि जिस दिन सुशांत की आकस्मिक मौत हुई उस दिन सुशांत का सहयोगी दीपेश सावंत सुशांत का नाम लेकर मार्केटिंग डील कर रहा था। सीबीआई ने आज दोबारा सुशांत के घर की जांच की और सुशांत के रसोइया नीरज को फिर से सुशांत के घर लेकर पहुंची। इससे पहले वाटरस्टोन रिजॉर्ट में भी सीबीआई ने कर्मचारियों को बुलाकर पूछताछ की। सुशांत ने वाटरस्टोन रिजॉर्ट में कुछ दिन गुजारे थे। वाटरस्टोन की गाड़ी है, वाटरस्टोन रिजॉर्ट ये लिखा है। अगर मैं दिखा सकूं आपको, वाटरस्टोन होटल, वाटरस्टोन रिजॉर्ट से गाड़ी आई थी जो अभी निकली है। सुशांत केस में आज चौथे दिन रिया को सीबीआई के सवालों का सामना करना पड़ा। रिया के साथी नीरज और सिद्धार्थ पिठानी की भी एक बार फिर से सीबीआई के सामने पेशी हुई। सीबीआई इस बात की जांच पर सबसे अधिक जोर दे रही है, आखिर सुशांत के पैसों का इस्तेमाल कहां किया गया। बताया जा रहा कि सुशांत के पैसों से भारी मात्रा में ड्रग्स खरीदी जा रही थी। वहीं रिया का गैंग जांच को भटकाने की भी कोशिश कर रहा है, लेकिन सीबीआई सच सामने लाकर रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। सुशांत सिंह की मौत का रहस्य गोल्डन गर्ल रिया के लिए रोमांच है। जहां पूरा देश सुशांत की मौत का सच जानना चाहता है, वहीं ये गोल्डन गर्ल रिया हर रहस्य पर कफन डाल रही है। लेकिन रिपब्लिक भारत की मुहिम से सुशांत के शव पर पड़े सारे कफन तार तार हो जाएंगे। रिपब्लिक भारत सुशांत सिंह की मौत पर रोजाना नए खुलासे कर रहा है। सुशांत की मौत के 78 दिन बीत चुके हैं, लेकिन रिया ने सीबीआई को अभी तक 8 सच भी नहीं बताए। सीबीआई ने चौथे दिन भी रिया से पूछताछ की और अब तक की रिया से 35 घंटे पूछताछ सीबीआई कर चुकी है, लेकिन रिया झूठ के ऐसे किले खड़े कर रही है कि सुशांत की मौत की चीत्कार किले की तलहटी में गूंज कर रह जाए। लेकिन मैं शातिर रिया के हर राजदार को खोज निकालूंगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। ड्रग्समैन गौरव आर्या से आज ईडी ने 9 घंटे तक पूछताछ की, लेकिन जब वो ईडी दफ्तर से बाहर निकला तो रिपब्लिक भारत ने उससे सवाल पूछना चाहा, तो इस गौरव आर्या ने हमारे कैमरे पर हमला कर दिया, धक्का मुक्की की। इससे पहले रिया ने सवाल पूछने पर बदसलूकी करते हुए कोहनी दिखाई थी। तो मैं पूछता हूं, क्या ऐसे शातिरों से हमें सवाल नहीं करना चाहिए? लेकिन मैं कहता हूं कि रिपब्लिक भारत एक नहीं, जरूरत पड़ने पर 1000 सवाल पूछेगा। और मैंने पहले भी कहा था, रोक सको तो रोक लो, जितनी बदसलूकी करनी है कर लो। रिया के भाई शौविक ने रिपब्लिक भारत की रिपोर्टर से आज बदसलूकी की। रिया ने पहले स्क्रिप्टेड इंटरव्यू दिया और अब हमें सवाल पूछने से रोक रही है। लेकिन मैं कहता हूं कि मैं स्क्रिप्टेड सवाल नहीं पूछूंगा, ना सीधे साधे सवाल पूछूंगा औरों की तरह। मैं तीखे सवाल, चुभने वाले सवाल पूछूंगा, जिसे रिया और उसके राजदारों का दिमाग सुन्न पड़ जाए। रिया और मुंबई की मट्ठा पुलिस मिलकर भी हमें सवाल पूछने से नहीं रोक पाएगी। मेरा काम है और मेरा अपने दर्शकों को सच्ची खबरें दिखाना, यह मेरा काम है। और सुशांत के संदिग्ध हमें सवाल पूछने से रोकेंगे, हमारी टीम पर हमला करेंगे, बदसलूकी करेंगे, धक्का मुक्की करेंगे। रोका जाएगा हमें सवाल पूछने से, लेकिन हम करेंगे सवाल। और मैंने आपको बताया कि सुशांत की मौत के 78 दिन बीत चुके हैं और रिपब्लिक भारत इससे ज्यादा सबूत दे चुका है, 78 से भी ज्यादा। लेकिन मैं जितने सबूत देता हूं, रिया हर सबूत के आगे एक नया कफन रख देती है। लेकिन रिपब्लिक भारत की मुहिम में वो दम है जो रिया की अंतिम क्रिया करके ही खत्म होगी।
रिया सीबीआई से झूठ पर झूठ बोल रही है और सीबीआई के अधिकारी ठंडे दिमाग से रिया के झूठ को पढ़ भी रहे हैं। इसीलिए सीबीआई ने आज भी रिया और उसके राजदारों को पूछताछ के लिए बुलाया था। सीबीआई रिया के झूठ के खात्मे का इंतजार कर रही है। लेकिन मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं, ऐसे कई सवाल हैं जिन्हें सीबीआई रिया से रोजाना पूछती है। अगर रिया सच बोल रही होगी तो रोजाना एक ही जवाब देगी, और अगर गलत बोल रही होगी तो अपने ही बुने जाल में फंस रही होगी। मैंने कल ही आपको बताया था कि रिया अपने ही बुने जाल में फंसती जा रही है। मतलब कि सीबीआई ने रिया का झूठ पकड़ लिया है, लेकिन क्रिया करने वाली रिया को यह एहसास नहीं है कि रिया सुशांत की मौत का सच अनजाने में ही सीबीआई के सामने रख चुकी है। लेकिन आज मैं आपके सामने सुशांत के साथ हुए सबसे बड़े विश्वासघात को साझा करने जा रहा हूं। यह सुशांत के साथ अब तक का सबसे बड़ा विश्वासघात है। रिया सहित कई ऐसे लोग हैं जो सुशांत के साथ रहते हुए उनकी पीठ में नस्तर चुभो रहे थे। आज मैं सुशांत सिंह की मौत के मामले में सबसे बड़ा खुलासा करने जा रहा हूं। क्या आप जानते हैं कि सुशांत सिंह के सारे कॉल को रिकॉर्ड किया जा रहा था? सुशांत सिंह किससे क्या बात कर रहे हैं, इसका लेखा जोखा रखा जा रहा था। यहां तक कि सुशांत की बिजनेस डील पर भी कड़ी नजर थी। और मैं पहले दिन से कहता रहा हूं कि सुशांत की हत्या के पीछे बॉलीवुड का क्रिमिनल गैंग है। तो मैं पूछता हूं, सुशांत का जयचंद कौन है? सुशांत का ये मीर जाफर कौन है? मैं आपको बता दूं जयचंद और मीर जाफर के बारे में भी बहुत सारे आप में से लोग जानते हैं, दोनों के बारे में जानकारी रखते होंगे। लेकिन तमाम सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें जयचंद और मीर जाफर के बारे में हो सकता जानकारी ना हो। तो मैं चाहता हूं कि इनके बारे में थोड़ी हम बात कर लें। इतिहासकारों के मुताबिक पृथ्वीराज के हाथों युद्ध में हार के बाद जयचंद बदले की आंख में झुलस रहा था। वो किसी भी कीमत पर पृथ्वीराज से बदला लेना चाहता था। बदले की यही चाहत जयचंद को मोहम्मद गौरी के दरवाजे तक ले गई। जयचंद ने गौरी को पृथ्वीराज पर हमला करने का न्योता दे दिया, साथ में युद्ध के दौरान सैन्य ताकत देने का भी वादा कर दिया। और इसका नतीजा यह रहा कि अंततः पृथ्वीराज की हार हुई और उन्हें बंदी बना लिया गया, बाद में मार दिया गया। जयचंद की तरह ही मीर जाफर भी था। अंग्रेज भारत में करीब 200 साल यहां रहे। और क्या आप जानते हैं कौन सी घटना थी जिसने अंग्रेजों को भारत में पैर जमाने का मौका दिया? एक शख्स के धोखे की वजह से यह मुमकिन हुआ था, और धोखा देने वाले शख्स का नाम था मीर जाफर। और उसके धोखे की बलि के शिकार बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला हुए थे। हालांकि सत्ता की वो बाजी तो मीर जाफर जीत गया, लेकिन इतिहास में उस धोखेबाज का नाम काले अक्षरों में दर्ज हो गया। आज भी धोखेबाज मीर जाफर का नाम कहावतों में लिया जाता है। मीर जाफर विश्वासघात की दास्तान बना फिरता है। मेरे कहने का मतलब है कि वक्त सबका हिसाब करता है। और मेरा सवाल रिया एंड कंपनी से कि सुशांत का जयचंद और मीर जाफर कौन था जो उनकी तिजोरी में सेंध लगा रहा था? कौन था जो सुशांत की जान का सौदा कर रहा था? सुशांत सिंह की बिजनेस की सारी बातें रिकॉर्ड कर रहा था। उनकी बिजनेस डील पर किन लोगों की काली नजर थी और क्या उनका मकसद था? क्या वो सुशांत की मौत का सौदा कर रहे थे? ऐसे ढेर सारे सवाल हैं जिन पर आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं, क्योंकि सुशांत की मौत आज देश की सबसे बड़ी मर्डर मिस्ट्री है। और एक बात और कि अगर रिपब्लिक भारत ने सुशांत की मौत पर सवाल नहीं खड़े किए होते, रिपब्लिक भारत ने अगर यह ना कहा होता कि सुशांत ने खुदकुशी नहीं की है, उनकी हत्या की गई, तो अब तक सुशांत के शव से कफन हटाया नहीं गया होता। सुशांत की गोल्डन गर्ल रिया और मुंबई की मक्कार पुलिस तो सुशांत की फाइल पर मट्ठा डाल चुकी थी। रिया और मुंबई पुलिस तो अपने मिशन में कामयाब हो चुके थे, लेकिन रिपब्लिक भारत ने गड़े मुर्दे को उखाड़कर जिंदा किया है। हालांकि महाराष्ट्र सरकार तो सुशांत की मौत की सीबीआई जांच चाहती ही नहीं थी,
लेकिन रिपब्लिक भारत की मुहिम और आपके समर्थन से इसे जन आंदोलन की आवाज बनी। ये जन आंदोलन बना, बढ़ते बढ़ते जन क्रांति में तब्दील हुआ और यही वजह कि सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच का आदेश दिया। मैं बात कर रहा था कि सुशांत की बिजनेस डील पर किसकी नजर थी, सुशांत सिंह की बातों को कौन रिकॉर्ड कर रहा था और कॉल रिकॉर्ड करने का दरअसल मकसद क्या था। सुशांत सिंह के चारों तरफ दरअसल एक गैंग हावी था और उस गैंग से सुशांत अनजान थे। उस शातिर गैंग के सुशांत की हर बिजनेस डील पर नजर रहती थी। मतलब यह कि अगर सुशांत उजाले में बैठकर डील करते थे तो यह शातिर गैंग अंधेरे में बैठकर उनकी हर डील पर चुपचाप नजर रखता था। सुशांत की गूंगी लेकिन शातिर गुड़िया रिया से यह पूछना चाहता हूं कि कौन थे वो जो सुशांत की डील पर नजर रखते थे। और रिया से यह सवाल इसलिए कि वो सुशांत की हर बिजनेस डील की राजदार थी। सुशांत की बिजनेस डील पर वो शातिर गैंग न सिर्फ नजर रखता था बल्कि सबसे बड़ी बिजनेस बैठकों की बातें रिकॉर्ड करता था। और ऐसा ही एक ऑडियो रिपब्लिक भारत के पास है जिसमें सुशांत के बिजनेस मैनेजरों के साथ 35 मिनट 42 सेकंड की बात रिकॉर्ड हुई है, जिसमें अलग अलग तरह की बिजनेस की बातें कही गई हैं, जैसे ट्रस्टी पर पैसा लगाना और दूसरे तरह की कई डील हैं। जो ऑडियो रिपब्लिक भारत के हाथ लगा है उसमें कहा जा रहा है कि जैसे हमने एक ट्रस्ट बनाया है, कुछ पैसा ट्रस्ट में डाला है, ट्रस्टी डील को लेकर जिम्मेदार होंगे। अगर हम कहें कि रिया और श्रुति ट्रस्टी है, तीसरी पार्टी लाभार्थी है, जाहिर सी बात है कि सुशांत सिंह किसी से फोन पर बात कर रहे थे लेकिन उनकी इस डील को कोई चुपचाप रिकॉर्ड कर रहा था। मैं पूछता हूं सुशांत के घर में बैठा वो भेदिया कौन है, सुशांत के साथ कौन गद्दारी कर रहा था या कौन ब्लैकमेल कर रहा था, सुशांत की जान का दुश्मन वो कौन था और सुशांत के बिजनेस डील पर किसकी नजर थी, कौन सुशांत को मिटाने की साजिश कर रहा था और इस साजिश का मास्टरमाइंड कौन था। लेकिन एक बात, बड़ी बात सामने आ रही है और वो चौंकाने वाली है। क्या यह बिजनेस डील सुशांत से जबरन करवाई जा रही थी या सुशांत अपनी इच्छा से कर रहे थे। लेकिन यह बिजनेस डील अगर सुशांत राजी खुशी से कर रहे थे तो उनकी कॉल को रिकॉर्ड क्यों किया जा रहा था। और इसके साथ ही सवाल यह भी है कि सुशांत के कॉल को रिकॉर्ड करने की इजाजत दी किसने, क्योंकि सुशांत इस डील से ज्यादा खुश नहीं लग रहे थे, जबकि सुशांत की क्रिया करने वाली रिया इस डील से चहक रही थी। लेकिन इसके साथ ही एक सवाल और भी है, जहां सुशांत बिजनेस डील की बात कर रहे थे वहीं सुशांत की क्रिया करने वाली रिया एफडी यानी फिक्स्ड डिपॉजिट की बात कर रही थी। मतलब कि रिया सुशांत के पैसों से तिजोरी भरने का ख्वाब बुन रही थी। मैं आप लोगों से पहले भी बता चुका हूं कि रिया सुशांत के पैसों पर ऐश कर रही थी, लेकिन उससे ज्यादा रिया सुशांत पर कड़ी नजर रख रही थी। सुशांत के एटीएम कार्ड में रिया ज्यादा पैसे रखने के हक में नहीं थी। रिया चाहती थी कि सुशांत के बचत खाते से यानी कि जो सेविंग अकाउंट है उसमें कम से कम पैसा रहे, क्योंकि अगर उनके खाते में कम से कम पैसे होंगे तो वो ज्यादा खर्च नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सुशांत के पैसों पर रिया राज करना चाहती थी। रिया चाहती थी कि सुशांत सिर्फ 10 से 15 लाख रुपए ही अपने खाते में रख पाए और रिया के लिए 15 करोड़ छोड़ दें। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि रिया सुशांत के खाते से 15 करोड़ रुपए हड़प चुकी है और ईडी की पूछताछ में रिया इसका ठीक ठाक जवाब भी नहीं दे पाई। वही रिपब्लिक भारत के हाथ लगे इस ऑडियो में यह कहते हुए भी सुना जा सकता है कि उदाहरण के तौर पर मैं एक चीज कह रही हूं जो रिया कह रही, अगर मैं श्रुति या मिरांडा नहीं है, कोई नया व्यक्ति होता, कोई कार्ड ले लेता, इसलिए सब पैसा एफडी में होना चाहिए। कार्ड में 10 से 15 लाख से ज्यादा नहीं होने चाहिए, सब कुछ एफडी में होना चाहिए। जाहिर सी बात है यह सुशांत की क्रिया करने वाली रिया कह रही है। रिया कह रही कि अगर वो श्रुति मोदी और मिरांडा घर पर नहीं है और इनके अलावा कोई नया व्यक्ति है तो सुशांत के खाते से पैसा निकाल सकता है। देखिए, सबसे बड़ा सवाल यह है कि रिया ऐसा क्यों कह रही थी। मैंने कुछ दिन पहले और कल भी आपको बताया था
कि रिया सुशांत को सुस्त करने के लिए ड्रग्स देती थी। और आज ड्रगमैन गौरव आर्या को ईडी ने पूछताछ के लिए मुंबई के दफ्तर में बुलाया था। इसी ड्रग माफिया से रिया व्हाट्सएप पर चैट करती थी और इसी गौरव आर्या से ड्रग्स की जानकारी लेती थी। वही सुशांत का सिद्ध पुरुष पिठानी रिया के इशारे पर ड्रग्स लाता था। बताया जा रहा है कि सीबीआई की पूछताछ में पिठानी ने बताया है कि रिया किन किन लोगों से ड्रग्स लेती थी, कौन कौन लोग रिया को ड्रग्स की सप्लाई करते थे। और सुशांत की ये मासूम गुड़िया इतनी शातिर है, इसे कोई जानता नहीं था। लेकिन रिपब्लिक भारत शांत सी दिखने वाली गुड़िया रिया के असली चरित्र को जब हमने देश के सामने रखा तो रिया के चरित्र को जानकर लोग सन्न रह गए। इसके साथ ही सवाल यह भी कि रिया ने खुद को श्रुति मोदी और हाउस मैनेजर सैमुअल मिरांडा के एक साथ घर में नहीं होने की बात क्यों की। ऐसा कैसे हो सकता है कि सुशांत घर में हो और तीनों में से कोई एक भी उनके साथ घर में ना रहे। मतलब यह कि रिया क्या छिपा रही थी। सुशांत के पैसों का रिया एफडी क्यों करवाना चाहती थी। मैं पूछता हूं इसके पीछे रिया की क्या प्लानिंग थी। सुशांत के पीछे रिया कौन सा खेल खेल रही थी और इस खेल में कितने खिलाड़ी थे। सुशांत ट्रस्ट की बात कर रहे थे जिसमें रिया को ट्रस्टी बनाने की बात हो रही थी, जबकि रिया की नजर उनके पैसों पर थी। रिया सुशांत के पैसों को एफडी करवाना चाहती थी। सुशांत की सारी बिजनेस डील वो खुद संभालना चाहती थी। लेकिन सवाल है कि वो सुशांत की बिजनेस डील पर कब्जा करने के लिए साजिश क्यों कर रही थी। मेरे कहने का मतलब है कि रिया की नजर सिर्फ और सिर्फ सुशांत के पैसों पर थी। रिया को सुशांत से ज्यादा उनके पैसों से प्यार था और प्यार की आड़ में रिया इतनी नीचे गिर चुकी थी कि सुशांत को साजिश का बदला अपनी मौत से चुकाना पड़ा। और आज मैं एक सवाल आपके सामने और रखना चाहता हूं। हॉलीवुड अभिनेत्री मर्लिन मुनरो का नाम तो आप लोगों ने सुना होगा, कई लोगों ने। हॉलीवुड अभिनेत्री मर्लिन मुनरो की मौत भी एक मिस्ट्री बनकर रह गई। 5 अगस्त 1962 को मर्लिन मुनरो का शव उनके घर पर मिला था। लेकिन कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि मर्लिन की मौत ड्रग्स के ओवरडोज से हुई। कुछ लोग उनकी मौत को खुदकुशी कहते हैं। अमेरिका की पुलिस ने जब पहली बार उनके शव को देखा था तो उनका मानना था कि मर्लिन की हत्या हुई है। लेकिन कई सालों तक इस मामले की जांच चली, लेकिन मर्लिन मुनरो की मौत का रहस्य आज तक नहीं खुला। मेरे कहने का मतलब है कि मुंबई की मट्ठा पुलिस की तरह अमेरिकी पुलिस ने मर्लिन की फाइल पर ही मट्ठा डाल दिया था। और आज मैं आपको एक बात और याद दिलाना चाहता हूं। शिवसेना के रायता मैन संजय राउत ने कहा था कि महाराष्ट्र सरकार सुशांत की मौत की सीबीआई जांच नहीं कराएगी, लेकिन जरूरत पड़ी तो वो सुशांत की मौत की जांच अमेरिकी खुफिया एजेंसी सीआईए से करवा लेंगे। मुझे लगता है कि शिवसेना के रायता मैन राउत ने मर्लिन मुनरो की हत्या का पाठ पढ़ लिया था, इसलिए सीबीआई के बदले सीआईए से जांच कराने की बात कर रहे थे। मैंने आपको भी कुछ देर पहले ही बताया था कि सुशांत की मौत के 78 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक सुशांत की मौत का सच देश के सामने नहीं आया है। पहले मुंबई पुलिस, फिर बिहार की पुलिस और उसके बाद सीबीआई को यह मामला जांच के लिए सौंपा गया। फिलहाल सीबीआई मुंबई में सुशांत के संदिग्धों से लगातार पूछताछ कर रही है। सुशांत की मौत की गहराई का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि 78 दिन बीत जाने के बाद भी किसी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है और न ही अभी तक जांच एजेंसी किसी नतीजे पर पहुंची। इस मामले को सुलझने में कितना वक्त और लगेगा यह नहीं कहा जा सकता। सुशांत सिंह की मौत बिल्कुल अमेरिकी अभिनेत्री मर्लिन मुनरो की मौत की याद दिलाती है। इसीलिए सुशांत और मुनरो की मौत एक जैसी है। जिस तरह से मर्लिन मुनरो का शव उनके घर में मिला था, उसी तरह से सुशांत का भी शव उनके फ्लैट में मिला। 14 जून को सुशांत का शव उनके घर में मिला और मुंबई की मट्ठा पुलिस ने महज 15 मिनट में खुदकुशी का मामला बताकर केस को रफा दफा कर दिया। 2 महीने तक मुंबई की मक्कार पुलिस सुशांत की खुदकुशी ही मानती रही, हत्या के एंगल से जांच नहीं किया। लेकिन हम शुरू से सुशांत की मौत को हत्या कहते आ रहे हैं
और मुंबई की मक्कार पुलिस की दलील लोगों के गले भी नहीं उतरी। देश ये मानने को तैयार नहीं है कि सुशांत ने खुदकुशी की होगी, लेकिन मुंबई की डंडाधारी पुलिस बिना किसी जांच के सुशांत की मौत को खुदकुशी करार देने पर अब भी तुली थी। लेकिन जब यह जांच सीबीआई को सौंप दी तो पुलिस का डंडा ठंडा पड़ गया। अगर मुंबई की डंडाधारी पुलिस ने सुशांत की मौत में हत्या का केस दर्ज किया होता तो सुशांत के परिवार वालों को पटना में केस दर्ज नहीं कराना पड़ता। लेकिन मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि सुशांत इतने जीवट थे कि वो खुदकुशी नहीं कर सकते। आप सुशांत को समय से आगे का एक्टर कह सकते हैं। मेरे कहने का मतलब है कि सुशांत की सोच, उनके इरादे, उनकी हसरतें दूसरे अभिनेताओं से काफी अलग थीं। सुशांत से पहले शायद किसी एक्टर ने चांद पर जाने की ख्वाहिश जताई हो, लेकिन सुशांत ऐसा करना चाहते थे। किसी ने आसमान निहारने के लिए अपने घर महंगी दूरबीन न लगाई हो, लेकिन सुशांत की जिंदगी का यह हिस्सा था। जिंदगी की उड़ान में मौत ने सुशांत को पहले ही ले लिया। सुशांत को प्लेन उड़ाने का भी शौक था, वो चाहते थे ये। लेकिन अफसोस है कि लोग सुशांत की इन आदतों को जानते तो थे, लेकिन उन्हें कोई समझ नहीं सका। मैं एक बार नहीं बल्कि बार बार कह रहा हूं कि सुशांत को दुनिया छोड़ने पर मजबूर किया गया। इसलिए मैं बॉलीवुड के क्रिमिनल गैंग का पर्दाफाश करके रहूंगा। रिपब्लिक भारत की मुहिम तब तक जारी रहेगी जब तक कि सुशांत का एक एक कातिल जेल की सलाखों के पीछे नहीं जाता है। और इसके साथ मैं यह भी बता देना चाहता हूं कि सुशांत केस को मर्लिन मुनरो जैसा नहीं होने देंगे, क्योंकि रिपब्लिक भारत की मुहिम को जो आप लोगों ने समर्थन दिया है वो सुशांत के परिवार को इंसाफ दिलाकर रहेगा। सुशांत केस में आज सीबीआई ने एक बार फिर से पूछताछ का सिलसिला शुरू किया। सीबीआई ने आज रिया को पूछताछ के लिए बुलाया। रिया के साथ टैबलेट मैन सिद्धार्थ पिठानी, सुशांत का रसोइया नीरज, सुशांत के अकाउंटेंट रहे रजत मेवाती से भी पूछताछ की। सीबीआई के सवालों से एक बार फिर सभी का सामना तो हुआ, चाहे पिठानी हो, नीरज हो या रजत मेवाती। ये सब सिर्फ सीबीआई के सवालों का सही जवाब नहीं दे रहे हैं। सीबीआई को ये सभी घुमाने की कोशिश कर रहे हैं और लगातार गोलमोल जवाब दे रहे हैं। लेकिन ये सीबीआई है, मुंबई पुलिस नहीं है, जिसे जो मन में आए वैसा जवाब दे और मुंबई पुलिस सब कुछ आंख बंद करके मान लेगी। ये देश की सबसे बड़ी एजेंसी है जिसके सामने सच ही बोलना होगा, और सीबीआई चुटकियों में सच और झूठ का अंतर तो पकड़ लेती है। इसलिए रिया और उसके इस पूरे गैंग के जवाब से सीबीआई थोड़ी भी संतुष्ट नहीं हो रही है, और यही वजह है कि सीबीआई लगातार बार बार सवालों की बौछार कर रही है, सच निकलवाने की कोशिश कर रही है। लेकिन इनकी चमड़ी बहुत मोटी हो चुकी है, इसलिए लोग कुछ बोलते नहीं हैं, और बोलते हैं तो गोलमोल बोलते हैं। सीबीआई ने 100 सवाल पूछे हैं रिया चक्रवर्ती से, 100, लेकिन रिया एक भी सवाल का सही जवाब नहीं दे पा रही है, झूठ बोलती है। इंटरव्यू में रिया का मुंह रुकता नहीं है, चलता रहता है। कैमरे को देखते ही जबान चलने लगती है, मगर सीबीआई के सामने रिया को काट मार जाता है। और इसीलिए तो रिया के लिए सीबीआई को दूसरे तरीकों का इस्तेमाल करना पड़ा, क्योंकि सीबीआई तो जानती है कि जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो टेढ़ी करनी पड़ती है, और सीबीआई ने उंगली टेढ़ी कर ली। यानी अब रिया का गूंगी वाला जो नाटक है वो चलेगा नहीं। चाहे जितना दाएं बाएं कर ले रिया, दाल तो नहीं गलेगी। सीबीआई ने रिया से यूरोप टूर के बारे में पूछा, जिस टूर पर रिया ने सुशांत के दिमाग पर असर होने की बात का दावा किया था। सीबीआई का सबसे ज्यादा जोर इस बात पर था कि रिया का सुशांत का घर छोड़ने के बाद सुशांत के साथ क्या हुआ, यानी 8 से 14 जून के बीच क्या हुआ था। क्या रिया ने सुशांत का घर छोड़ने के बाद लोगों को भेजकर हार्ड डिस्क से डेटा डिलीट करवाया था। रिया से यह भी पूछा गया कि क्या वो ड्रग्स खरीदती थी या सुशांत को देती थी, या सुशांत की जानकारी के बिना उनके खाने में ड्रग्स को रिया मिलाती थी। क्या रिया अपने पिता की लिखी दवाएं सुशांत को देती थी, या सुशांत के पैसों से रिया ने क्या कुछ किया। क्या सुशांत की मर्जी से उनके पैसों पर और उनके घर पर रिया ने अपना काबू जमा रखा था, काबू कर रखा था। किसके कहने पर रिया ने सुशांत के घर का पूरा स्टाफ बदला था, ये सवाल थे। आज रिया से जो पूछे गए
भाई और उनके माता पिता का इस केस से क्या संबंध है, यह भी पूछा गया। और किन किन पर पैसे खर्च करती थी रिया। सुशांत जब फिल्में छोड़कर कुर्ग जाना चाहते थे तो उन्हें ऐसा क्या करने से रोका गया, किसने रोका? क्या रिया ने उन्हें रोका था? रिया ने सुशांत का घर छोड़ने के बाद उन्हें एक बार भी फोन क्यों नहीं किया और उनका नंबर क्यों ब्लॉक किया? या रिया ने जितनी संपत्ति खड़ी की उसमें सुशांत का कितना पैसा है? सुशांत की मौत के बारे में रिया को जानकारी कैसे मिली थी? सुशांत और रिया की मुलाकात कैसे हुई? दोनों को मिलवाने वाला कौन था? रिया से इन सभी सवालों के जवाब तलाशे जा रहे हैं, लेकिन रिया लगातार बयान पर बयान बदल रही है। इसलिए सीबीआई रिया से और सख्ती से पूछताछ कर रही है। सीबीआई ने सुशांत के पड़ोसियों से भी पूछा है, क्योंकि सुशांत के पड़ोसियों का ऐसा दावा रहा है कि सुशांत के कमरे की बत्ती अमूमन सुबह 4 बजे तक जलती थी, मगर उनकी मौत से एक रात पहले सुशांत के कमरे की बत्ती रात 12 बजे के करीब बंद हो गई। और सीबीआई पहले दिन से सुशांत के फ्लैटमेट सिद्धार्थ पिठानी से भी पूछ रही है, क्योंकि पिठानी सुशांत के शव को सबसे पहले देखने वालों में था। साथ ही सुशांत के कुक नीरज भी वहां पर मौजूद था, उसने भी शव को देखने का दावा किया था। नीरज को आज सीबीआई सुशांत के बांद्रा वाले घर भी लेकर गई थी। सीबीआई नीरज के जवाबों में अंतर और विरोधाभास मिलने के बाद उसे सुशांत के घर लेकर पहुंची, ताकि नीरज की तरफ से बताई गई पूरी तस्वीर कड़ी दर कड़ी जुड़ सके। श्रुति मोदी से भी पूछताछ की गई, जो एक्स मैनेजर थी सुशांत की। सीबीआई ने वाटर स्टोन रिजॉर्ट के कर्मचारियों को भी पूछताछ के लिए बुलाया, क्योंकि इसी रिजॉर्ट में ही सुशांत रिया के साथ कुछ दिनों के लिए रुके थे। और आने वाले दिनों में सीबीआई और भी लोगों से सवाल करेगी। रिया एंड कंपनी के जितने भी लोग हैं वो तोते की तरह सच बोलेंगे। सीबीआई इनमें से किसी को छोड़ने वाली नहीं है, सच उगलवा कर ही दम लेगी। और सच सामने आते ही सुशांत की मौत की वजह भी साफ होगी, कातिल का नाम भी सामने आएगा। सुशांत केस में आरोपी नंबर 1 रिया चक्रवर्ती का हर झूठ लगातार हम पकड़ रहे हैं। रिया चक्रवर्ती सच को जितना छिपाने की कोशिश कर रही, उतना वो घिरती भी जा रही है। फिक्स इंटरव्यू में रिया साफ साफ झूठ बोल रही थी। रिया ने कहा था कि वो ड्रग्स नहीं लेती, और इतना नहीं, उसने सुशांत को चर्सी तक कहा था। सुशांत खुद का बचाव करने के लिए तो मौजूद नहीं है, लेकिन उनकी गर्लफ्रेंड रिया सुशांत के चरित्र पर कीचड़ उछालने से हर रोज बाज नहीं आ रही है। अब रिया चक्रवर्ती का एक और झूठ आया है। श्रुति मोदी के वकील अशोक सरावगी ने रिया के झूठ का पर्दाफाश किया है। अशोक ने साफ साफ कहा कि रिया ड्रग्स लेती थी। कितना लेती थी या कैसे लेती थी ये उन्हें नहीं मालूम, लेकिन रिया पाक साफ नहीं है। एक बार एनसीबी की जांच शुरू हो जाए, रिया चक्रवर्ती का ड्रग्स एंगल भी सामने आ जाएगा, और इसके बाद रिया का बचना मुश्किल होगा। क्या उस दौरान जो ड्रग्स या जो भी चीजें होती है उसका कंजम्पशन रिया भी करती थी? आपकी श्रुति ने कुछ बताया इस विषय में? देखिए, मैं ये कह सकता हूँ, रिया अछूती नहीं है। कितना करती थी, कैसे करती थी वो नहीं कह सकते, परंतु रिया भी अछूती नहीं है। इधर बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत ने सुशांत के परिवार वालों को न्याय दिलाने के लिए बॉलीवुड क्रिमिनल गैंग के खिलाफ खुलकर मोर्चा खोल दिया है। कंगना से जुड़ा बॉलीवुड का ये क्रिमिनल गैंग अब उनकी जान का दुश्मन भी बन गया है। बॉलीवुड क्वीन कंगना रनौत ने भी मुंबई की मट्ठा पुलिस पर सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। महाराष्ट्र के बीजेपी नेता राम कदम ने मुंबई पुलिस से कंगना को सुरक्षा देने की मांग की, लेकिन कंगना ने मुंबई पुलिस से सुरक्षा लेने से इनकार कर दिया। कंगना ने कहा कि उन्हें मूवी माफिया से ज्यादा मुंबई पुलिस से खतरा है, जबकि शिवसेना के रायता मैन संजय राउत ने कहा था कि मुंबई पुलिस की बड़ी प्रतिष्ठा है दुनिया में। लेकिन अब कंगना कह रही कि मुंबई पुलिस से अगर उन्हें सुरक्षा मिली तो वो उनकी प्राण प्रतिष्ठा कर देगी। कंगना ने सोशल मीडिया में कहा है कि वो मनाली में है, इसलिए सुरक्षित है। उन्होंने यह भी कहा कि अगर वो मुंबई में होती तो उन्हें भी सुशांत की तरह पंखे से लटका दिया जाता। मैं एक बार कंगना के कई शब्दों को दोहरा रहा हूं। कंगना ने कहा कि अगर वो मुंबई में होती तो उन्हें भी सुशांत की तरह पंखे से लटका दिया जाता। यानी बिल्कुल भी कंगना ये मानने को तैयार नहीं है कि सुशांत ने सुसाइड किया था। उनका साफ मानना है कि सुशांत की हत्या करके उन्हें पंखे से लटकाया गया। कंगना ने कहा कि वे बॉलीवुड में मूवी माफिया और नशे के कनेक्शन की रग रग से वाकिफ हैं।
मेरे कहने का मतलब है कि कंगना ने बॉलीवुड में लंबा सफर तय किया है। वहां मूवी माफिया और नशे के कारोबारियों का बड़ा गठजोड़ है। ऐसे में उन्हें इसका पर्दाफाश करने के लिए मुंबई पुलिस के बजाय हिमाचल पुलिस से सुरक्षा चाहिए। नहीं तो कंगना को केंद्र की मोदी सरकार अगर सुरक्षा मुहैया कराए तो इसका पर्दाफाश वो कर सकती है। मैं भी कहना चाहता हूं कि कंगना को हिमाचल प्रदेश पुलिस की सुरक्षा दी जानी चाहिए, जिससे वो मूवी माफिया और ड्रग्स कनेक्शन का भांडाफोड़ कर सके। नहीं तो ऐसे ही एक नहीं बल्कि कई सुशांत मौत के मुंह में हर रोज समाते रहेंगे। कंगना ने कहा कि कुछ लोग उन्हें चुप रहने के लिए कह रहे हैं, वहीं कुछ लोग सुशांत की मौत के बहाने कंगना पर अपने दुश्मनों से बदला लेने का आरोप भी लगा रहे हैं। लेकिन कंगना कह रही है कि उनके दुश्मन उन्हें जान से मारना चाहते हैं और अगर कंगना ने अपने दुश्मनों को नहीं मारा तो वे उन्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं। सुशांत सिंह की मौत को लेकर कंगना लगातार सुर्खियों में और कंगना ने इस दौरान कई खुलासे भी किए। कंगना के इस कदम से मूवी माफिया उनकी जान के दुश्मन बन बैठे हैं। मैंने आपको पहले बताया था कि सुशांत की बिजनेस डील की जासूसी कैसे हो रही थी, सुशांत के जयचंद और मीर जाफर ने कैसे धोखा दिया। आज हम एक और बड़ा खुलासा करते हैं। 14 जून को यानी जिस दिन सुशांत की मौत हुई उस दिन सुशांत के दोस्त को एक शख्स व्हाट्सएप चैट भेजता है जिसमें एक कंपनी से बात करने की बात होती है। यह सब उस समय हो रहा होता है जब सुशांत के कमरे का दरवाजा खुलवाने की कोशिश हो रही थी और यह सबको पता है जब दरवाजा खुला तो सुशांत का शव मिला था। तब यह सवाल है कि सुशांत की मौत वाले दिन कौन कर रहा था चैट। 14 जून को सुशांत के नाम से किसने मैसेज भेजे थे। सुशांत के मौत वाले दिन किसने बिजनेस की बात की थी। दरअसल यह सब जांच एजेंसियों को जानबूझकर गुमराह करने के लिए हो रहा है, लेकिन रिपब्लिक भारत सारी साजिशों को पर्दाफाश कर रहा है। हम आपको बताने जा रहे हैं कि 14 जून यानी जिस दिन सुशांत की मौत हुई उस दिन उनके नाम से कोई चैट कर रहा था, बातचीत कर रहा था, बिजनेस की बात। यह बेहद सनसनीखेज खुलासा और हमारे पास 14 जून का यह व्हाट्सएप मैसेज है। यह मैसेज सुशांत के होम मैनेजर दीपेश सावंत और सुशांत के दोस्त के बीच हुआ था। यह मैसेज एक ऑनलाइन कंपनी को लेकर था और यह मैसेज दीपेश ने सुशांत के उस दोस्त को किया था जो कि उस कंपनी से संपर्क में था। मैसेज में लिखा गया था कि हाय सर, सुशांत सिंह राजपूत से मेरी बातचीत हुई है और उन्होंने कहा है कि आपके संपर्क में रहूं। अब इस मैसेज का आप खेल समझिए। यह मैसेज उस वक्त किया गया जब सुशांत के कमरे का दरवाजा खुलवाने को लेकर घर के लोग चिंतित थे। दीपेश समेत घर में सभी लोग जो मौजूद थे वो सुशांत का दरवाजा खुलवाने की कोशिश कर रहे थे। दरवाजा खुलवाने के बीच दीपेश सावंत का यह मैसेज कई सवाल खड़े करता है। सवाल है कि दरवाजा तोड़वाने के बीच ये मैसेज क्यों किया गया। जहां तनाव में थे वहां बिजनेस की बात क्यों हो रही थी। अगर डिप्रेशन थ्योरी के दावे को एक पल के लिए सच मान लें तो सुशांत जब डिप्रेशन में थे तो ये बिजनेस डील कैसे हो सकती थी। वैसे रिपब्लिक भारत ने एक बात, कई सबूत आपको दिखाए हैं जिसमें डिप्रेशन यानी तनाव में होने की बात खारिज होती है। तो क्या यह मैसेज जांच को भटकाने के लिए किए गए थे जानबूझकर। यह मैसेज 14 जून को 10:51 पर किया गया और सवाल यह कि अगर नीरज ने 10:30 बजे दरवाजा खटखटाया, जवाब नहीं मिला, तो 10:51 पर दीपेश ने सुशांत के दोस्त को मैसेज क्यों दिया। मतलब साफ है कि अगर कल को फंसेंगे तो ये दिखा देंगे मैसेज, लेकिन सब पकड़ में आ गया है। यहां रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए।